Okay. What difference does it make if I charge depreciation to provision for depreciation? Any idea? So please repeat the question. अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड फॉलो करते हैं तो उससे क्या डिफरेंस आता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? प्रॉफिट में कोई डिफरेंस आएगा? यस और नो? विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द प्रॉफिट? चेक करते हैं, एंट्री से समझ में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन और फिर पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। तो आप नोट करो, देखो अगर मैं प्रोविजन वाला मेथड करूं तो भी पीएनएल टू डेप्रिसिएशन हो रहा है, और प्रोविजन वाला मेथड फॉलो ना करूं तो भी पीएनएल टू डेप्रिसिएशन हो रहा है। मतलब पीएनएल में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। तो क्या डिफरेंस आ रहा है? देखो इधर असेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, बराबर। ऊपर कहीं पे एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा था, ऐसा है? ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट डू वी डू इज, इसको प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। ओके, हम लोग एसेट साइड पे कोई भी एक वैल्यू लिखेंगे, उसमें से एवरी ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ओके, मतलब समझो कि 1 लाख का एसेट है तो हम लोग हर साल 10,000 रुपये माइनस करते हैं। तो 1 लाख माइनस 10 इट वुड बी 90, देन नेक्स्ट ईयर 90 माइनस 10 इट वुड बी 80 एंड अकॉर्डिंग। दिस इज वन वे। ओके, सेकंड वे वुड बी हम लोग 1 लाख को मेंटेन रखेंगे एवरी ईयर, पर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। फर्स्ट ईयर 10,000, सेकंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 30,000 अकॉर्डिंगली। ओके, अल्टीमेटली आपका जो आउटर कॉलम वाला अमाउंट है वो सेम ही आने वाला है। फर्स्ट ईयर में 90 आना चाहिए, सेकंड ईयर में 80 आना चाहिए, थर्ड ईयर में 70 आना चाहिए। सो इट वुड बी फॉलो। ओके, इसके अलावा एक और चीज, मैं एसेट की वैल्यू को अनचेंज्ड, है ना, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। व्हाट एम आई डूइंग इज I will record the provision for depreciation on the liability side. चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, will it be fine? हम प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हैं लायबिलिटी साइड। ओके, अगर मैं तीसरा वाला मेथड फॉलो करता हूं, दैट इज टू कीप द वैल्यू ऑफ एसेट अनचेंज्ड एट 1 लाख एंड इंक्रीजिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, that is first year 10,000, second year 20,000, 30,000 and accordingly, but I'm recording it on the liability side. It means it will inflate my balance sheet. It will inflate my balance sheet. जो बैलेंस शीट का साइज है वो बढ़ जाएगा, है ना? Is it clear? Yes, sir. Okay, so this is the only difference that we are supposed to be careful. Now the example part. Okay, देखो इधर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? 10% per annum of the original cost every year. Okay, ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। इधर कहीं पे भी मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, आप देख सकते हो। ओके, हमने कब खरीदा है एसेट को? 1 जुलाई एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख and spent rupees 1 lakh on its installation. The total cost becomes 15 lakh, on which we are supposed to charge depreciation at 10% per annum for how many months in the first year? 6 months. 6 months. Why so? Because we are closing Because the books are on closing. 31st December. ये भी ध्यान रखना है। Do not predict that the year is always financial year. It can even be calendar year. Okay, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जब भी हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं,
whenever we charge depreciation according to income tax, then it does not consider the period of holding कि आपने 6 months के लिए उसको यूज किया है या 9 months के लिए यूज किया है या 10 months के लिए यूज किया है. It does not see that period. What it says is, if in a particular year the asset is used for less than 180 days, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में एसेट को 180 डेज से कम टाइम के लिए यूज किया गया है तो हाफ डेप्रिसिएशन, और 180 डेज से ज्यादा है तो फुल डेप्रिसिएशन. सिंपल. ओके. इसमें वो नंबर ऑफ मंथ्स वाला कोई यहाँ पे फंडा नहीं है. ओके. इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब भी आप इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, देन इट वुड बी लाइक दिस. लेस देन 180 डेज होगा तो हाफ, मोर देन 180 डेज होगा तो फुल. मतलब 181 डेज है तो भी आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है. और इसके लिए हम लोग याद रखते हैं गांधी जयंती 2 अक्टूबर. अगर 2 अक्टूबर या उससे पहले खरीदा तो मोर देन 180 डेज, उसके बाद खरीदा तो लेस देन 180 डेज. आप चेक कर सकते हो. ओके. So this is the amount of depreciation. Sorry, this is the amount of depreciation for the first year. Next year से डबल हो जाएगा क्योंकि ये 6 months का था. नेक्स्ट ईयर से वो फुल लगेगा. We are supposed to draw machinery account and depreciation account for 2 years. I hope it should not cause any difficulty. है ना. हम लोग जो भी एंट्रीज लिखेंगे, फर्स्ट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देन depreciation to machinery, then P&L to depreciation. These 3 entries in the first year and 2 entries from the second year onwards. Okay. The depreciation will remain same in the intervening years. Okay. It can be different in the year of purchase and in the year of sale. जब खरीदा तब और जब बेचा तब पॉसिबल है कि एसेट का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो अलग हो सकता है. But in the intervening years, the amount of depreciation will remain same according to SLM method. Okay. Okay. Same question, but thoda sa change. They have asked us to write off depreciation at 10% per annum every year, with no mention. Okay. Sorry, it is the given. मेथड दिया हुआ है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दिया हुआ है. ओके. अगर नहीं दिया होता तो देन इट इज अप टू यू, योर चॉइस. SLM और WTB हियर दे हैव स्पेसिफाइड. बट उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में इधर मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, हमको यहां से पता चला था 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर. तो फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स चेंज आएगा. ओके. तीसरा मेथड जो आपने अभी तक नहीं किया, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड. ओके. इट इज क्वाइट सिंपल. आपको जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट है, कौन सा अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट. डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ. मतलब मैंने कोई भी एसेट खरीदा जिसका टोटल एस्टिमेटेड लाइफ 7 years है. ओके. और उसमें से 2 साल बीत चुके हैं, ये तीसरा साल चल रहा है. सो हाउ मेनी इयर्स आर रिमेनिंग इंक्लूडिंग द करंट ईयर. कितने साल बाकी होंगे. आउट ऑफ 7 2 हैव पास्ड, थर्ड इज गोइंग ऑन. ओके. तो इंक्लूडिंग करंट ईयर कितना लाइफ बाकी है, 5 years. 5 years. So that would be the numerator divided by total of all digits of the life of asset. मतलब जितनी लाइफ है, फॉर एग्जाम्पल 7 years है तो 7 + 6 + 5 अकॉर्डिंगली
+1 तक जाएंगे तो उसका जो टोटल होगा उससे डिवाइड करेंगे। ओके, तो एवरी ईयर क्या सेम रहेगा मैं बता देता हूँ। एक डेप्रिशिएबल अमाउंट, यहाँ पे आगे डेप्रिशिएबल अमाउंट लिखेंगे, उसके साथ ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या चेंज होगा, सिर्फ ये न्यूमरेटर, ओनली दिस न्यूमरेटर इज गोइंग टू चेंज। जब फर्स्ट ईयर होगा तब इधर लिखेंगे 7, सेकेंड ईयर में 6, देन 5, देन 4 एंड अकॉर्डिंगली। ओके, दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ। जो भी आपका टोटल आएगा वो एज इट इज रहेगा। तो अगर मुझे 5th ईयर, टोटल एसेट का लाइफ है 10 साल, और मुझे ऐसा बोला गया है कि आपको 5th ईयर का डेप्रिसिएशन ढूंढना है। ओके, तो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ कितने आएंगे, 6, इंक्लूडिंग 5th कितने साल बाकी होंगे, 6 साल, है ना। तो 6 डिवाइडेड बाय 55, 10 to 1 तक का टोटल करेंगे तो 55 है, और ये आपको स्टैटिस्टिक्स में सिखाया भी गया है, n into n+1 डिवाइड बाय 2, बराबर ना। तो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। आई एम गोइंग लिटिल बिट इन अ स्पीडी मैनर इज कि इस मेथड के आने के कोई चांसेस नहीं है ना, नेग्लिजिबल लिखा है, देखो। द मेथड इज नॉट येट इन वो, नॉट इन वो मीन्स नॉट इन यूज, नॉट इन फैशन, एंड इट्स एडवांटेजेस आर द सेम एज दोज ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आप चेक कर सकते हो, है ना। 10th मतलब न्यूमरेटर में अगर 10 होगा तो 10/55 करोगे, उसके बाद न्यूमरेटर में 9/55 करोगे, तो एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, 10/55, then 9/55, then 8/55, the amount of depreciation keeps on reducing. Okay, it is similar to RBM. Okay, आपको यहाँ पे 10 साल दिया हुआ है, यूजफुल लाइफ, कॉस्ट इज 10 लाख, ओके, एंड स्क्रैप वैल्यू इज ₹120, तो आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना बनेगा, my cost is 10 lakh, my 120, so depreciable amount would be 8,80,000. okay. कब खरीदा है, 1/1/2010, okay, means in the beginning of 2010. which year depreciation they have asked, 2015, तो कितने साल पास हो चुके हैं, how many years have elapsed, 10, 11, 13, 14, 5 साल हो गए। ओके, 6th ईयर का डेप्रिसिएशन ढूंढना है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, 6 या 5, 5, इट वुड बी 5। एक सिंपल चीज है, देखो कितना लाइफ है, इसमें से कितना बीत चुका है, 5 years. 5, तो बचेगा कितना, 5. सिंपल। ओके, इंक्लूडिंग करंट ईयर, ऐसा बोलो, चलो, तो करंट ईयर मतलब कौन सा होगा, 2015, ओके, 2015 इज द 6th ईयर, ओके, तो 6th, 7th, 8th, 9th and 10th, 5 years, 5 divided by 55, 8,80,000 into 5 divided by 55, इधर है, ओके। चलो, ये तो 6th ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ, बट 6th ईयर की बिगिनिंग में कितना वैल्यू होगा वो भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, ये वाला। ओके, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, कितने साल पास हो चुके हैं, 5 साल, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, पहले 10/55, फिर 9/55, सो अकॉर्डिंगली दिस इज
40/55 इतना लग चुका है। ओके चलो 10/55 करो, 8,80,000 इंटू 10/55 कितना अमाउंट आता है? क्विकली 1,60,000. 1,60,000 60,000. अभी 8,80,000 इंटू 9/55 करो, 1,44,000. 8/55 1,28,000. चलो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखो अपनी नोटबुक में, चलो मैं लिखवाता हूँ इस तरह से। 1,60,000, उसके बाद 1,44,000, उसके बाद 1,28,000, उसके बाद 1,12,000 और बाद में 96,000। मुझे कैसे पता चला कि यही होगा? विदाउट कैलकुलेशन आई कैन से। आप देखो एवरी ईयर में 16,000 का गैप है। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Got the point? Yes, sir. ओके एग्जाम में आपको किस तरह से उसको यूज करना है ना, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस ढूंढ लेने का, दैट्स इट, सिंपल। ओके थिंग्स वुड बी इजी। या तो ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, 8,80,000 डिवाइडेड बाय 55 करो, Yes. कितना आया? 16,000 आया। 16,000. एवरी ईयर द डिफरेंस वुड बी ऑफ 16,000। 16,000. Okay, see these things are, I'm giving you some different alternatives to look at a perspective, है ना, उसको look at a thing। आपको ऐसा लगे कि मुझे इन सब चीजों में नहीं जाना है, we are going by formula, so these are the formula as well। Okay, so your depreciation for 5 years would be 6,40,000। So in the beginning of 6th year, balance would be 360, and you are charging depreciation at 80,000. So your closing balance would be 280. Okay. But we are limiting our discussion over here. कल annuity method से start करेंगे. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.